स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को लेकर सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो इसका यूनिट 2 या आप चैप्टर 2 बोल सकते हो, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसके हम लोग जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके हम लोग 40 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इससे आगे की वीडियोस में मैं ध्यान रखूंगा कि पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे वीडियो को। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मुझे पता है उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास कि पूरी वीडियोस देख सकें। तो आगे से हम लोग वीडियो को डिवाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर 30 मिनट्स तक या 35 मिनट्स तक वीडियो चलेंगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग वीडियोस को डिवाइड कर देंगे 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक, और हम लोग 20 या 25 MCQ को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी रहने वाली है, अभी मैंने आपको बता दिया जैसे कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है सेकंड चैप्टर है जो इसका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, तो इसके ऊपर वीडियो रहेगी और इसके हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कहने की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ग्रोथ जो है हमारी ग्रोथ जो रुक सी गई है ग्रोथ हो चैनल की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं आज वीडियो की शुरुआत जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसके कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो डिज़ाइन जहाँ पे गिवन है, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग या ऑल ऑफ द वर्क। तो ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है जो किसके हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के फंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बाकी फंक्शंस की मैं बात करूँ तो इसमें एस्टिमेटिंग जो होता है वो भी इसी में आ जाता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल सकते हो आप, वो इसका पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फील्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह वो भी इसी का पार्ट है, परचेजिंग हो गया, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पर्सनल्स वगैरह ये सब इसी में आ जाता है। तो ये भी इसी के फंक्शंस होते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं तो वो चीज़ें भी इसी के फंक्शंस में आती हैं, तो आप उनको भी टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिज़ाइनिंग की जगह पे आपको एस्टिमेटिंग देखने को मिलता तो वो भी इसी का फंक्शन है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the arrangement of the persons in any business so that they act as a one body and work together towards a common goal is known as। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पर्सन क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस में, ठीक है, काम करते हैं, एक्ट एज अ वन बॉडी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई उसको मतलब जो संस्था बनेगी ये कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आपको गिवन है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल, प्रॉपर स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल विद चेंजिंग सिचुएशंस। तो ये जितने तीनों के तीनों जो है ये क्या है, करेक्टरिस्टिक हैं किसकी हैं, ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस वजह से इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फंक्शन आप हमें बताना है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कौन सा है। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन हमें गिवन है, तो अगर इसमें बात करें तो हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जो हमारे वर्कर्स और मैनेजमेंट होता है उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शंस किसके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द इज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा यहाँ पे, इज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट, यहाँ उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट दिया हुआ है या ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे तीनों क्या हैं, फंक्शंस हैं, किस प्रिंसिपल हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। अगर इसके बाकी प्रिंसिपल की मैं बात करूँ तो यूनिटी ऑफ कमांड रहता है, वो भी इसी में आ जाता है, स्पान ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहता है तो वो भी इसी का होता है, जॉब डेफिनेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज़, अल्टीमेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जो होता है वो सभी इसी के क्या है, प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल अंडर विच वन पर्सन हैज़ टू रिपोर्ट ओनली टू वन बॉस। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसके अंडर क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है वो किसको रिपोर्ट करेगा, ओनली वन बॉस को रिपोर्ट करेगा। यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट में आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आता है जी, यूनिटी ऑफ कमांड में आता है या नन ऑफ द अबव में।
तो ठीक है, तो इसका कौन सा होता है, यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रिंसिपल होता है कि एक पर्सन जो है वो रिपोर्ट करेगा ओनली टू द वन बॉस। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट द रेशियो बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो रेशियो रहती है किसकी, सुपरवाइजर्स की और सबऑर्डिनेट्स की रेशियो क्या रहेगी। ठीक है, 1:4 to 1:5 रहेगी, या 1:7 to 1:8, 1:8 to 1:9, या 1:15 to 1:20 रहेगी। तो अगर हम लोग हायर लेवल की बात करें तो इसकी रेशियो क्या रहेगी, 1:4 to 1:5 रहती है। तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ लोअर लेवल की, लोअर लेवल के मैनेजमेंट में रेशियो कितनी रहती है, 1:15 to 1:20 रहती है। तो ऑप्शन फोर करेक्ट होगा किसके लिए, अगर लोअर लेवल के लिए पूछा जाए। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आपको लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है कि लोअर लेवल में मैनेजमेंट की रेशियो क्या रहेगी सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स की। तो लोअर लेवल में रहेगी 1:15 to 1:20 और हायर लेवल में 1:4 to 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द वर्क अमंगस्ट द वर्कर्स शुड बी एलोकेटेड वेरी केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एक्सपीरियंस एबिलिटी टू डू दैट वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें क्या होता है कि जो वर्क अलॉट किया जाता है किसी को भी, वो किया जाता है किसके, उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनका एक्सपीरियंस कैसा उस काम में। ठीक है, और उनकी एबिलिटी कितनी है उस काम को करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन से देखते हैं। सेपरेशन ऑफ वर्क आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क आ जाता है, जॉब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, या डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, जॉब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने यूनिटी ऑफ कमांड देखा था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक पर्सन जो है किसको रिपोर्ट करता है, ओनली टू द वन बॉस करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। एम्प्लॉय शुड वर्क इन टीम यूनिटी, उसका एम्प्लॉय शुड बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एम्प्लॉय शुड नो टू हुम ही इज आंसरेबल, नन ऑफ द वर्क। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज जो होता है वो किसको रिपोर्ट करता है, एक ही बॉस को रिपोर्ट करता है। तो उसको पता होता है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, किसको आंसरेबल होता है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय शुड नो टू हुम ही इज आंसरेबल। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। ठीक है, योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीन्स क्या रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एलोकेट्स करता है रिसोर्सेज को, एलोकेट्स करता है जो ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या एलोकेट करता है टाइम को, एलोकेट्स करता है फंड को। ठीक है, और अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या एलोकेट्स करता है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट्स करता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच पैटर्न डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म। ठीक है, कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स के अकॉर्डिंग होता है, या टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग होता है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग होता है, या मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग होता है, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा क्या है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऊपर से बात करें तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइन है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइन आर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हमें एडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे गिवन है, देखते हैं कौन सी इनकी एडवांटेजेस है। इट इज़ सिंपल टू वर्क एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाई द एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद ईच डिपार्टमेंट, द सिस्टम हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एडवांटेजेस दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये किसके एडवांटेजेस हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस हैं। तो तीनों की तीनों करेक्ट हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फोर या ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा इसमें एडवांटेज नहीं है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं, इट परमिट्स क्विक डिसीजन, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, इट इज़ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो आपको यहाँ पे देखते ऑप्शन को देखते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन फोर यहाँ पे जो है वो सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये इसकी एडवांटेज नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कि ये हायर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज़ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल नहीं, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ से ये जो है फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये इसके एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ दीज इज डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टॉप एग्जीक्यूटिव हैज़ टू परफॉर्म मेनी ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद इन एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड एंड ट्रस्ट वर्थी पर्सन आर ओवरलोडेड, ऑल ऑफ द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी की सारी क्या है, डिसएडवांटेज है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको क्या बहुत सारे जो है काम करने पड़ते हैं, ठीक है, ओवरलोडेड होते रहते हैं वो भी। उसके बाद इन एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन रहता है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद गुड और जो हमारे जो, ठीक है, जो ट्रस्टी वर्थी पर्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, ओवरलोडेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, ये कौन नीचे जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है इनमें से कौन सी उसकी एडवांटेज है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट इज अवेलेबल, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट की एडवाइस होती है वो मिलती है, ये सही बात है। उसके बाद द प्रोजेक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद बेटर क्वालिटी में प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूटेड किया जाता है बेटर क्वालिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय लाइन अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल वर्क इज डन बाय स्टाफ पर्सनल, इट गिव्स इंक्रीज इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज ड्यू टू हाई सैलरीज ऑफ स्टाफ पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो एडवांटेज नंबर जो इसमें 4th है ये इसकी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो है लिखा हुआ है कि ओवरहेड कास्ट होती है जो प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती है ड्यू टू हाई सैलरीज ऑफ स्टाफ पर्सनल, तो ये इसकी एडवांटेज नहीं है, ठीक है। बाकी की तीनों क्या है इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इकोनॉमी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, स्पेशल वर्क डन किया जाता है स्टाफ पर्सनल के द्वारा, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो सॉल्व की जाती हैं लाइन अथॉरिटी के द्वारा। तो बाकी की तीनों इसके एडवांटेजेस है और ये इसके एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट सूटेबल फॉर, ठीक है। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज के लिए, की मैन नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्राइज अंडरटेकिंग हैवी प्रोजेक्ट्स या ऑल ऑफ द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज के लिए ये सूटेबल नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि अभी एक्सपर्ट्स की एडवाइस जो होती है ना, कीमैन को जो होते हैं इसमें उनको एक्सपर्ट की एडवाइस तो मिलती है, लेकिन उनकी जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उसकी एडवाइस की ज़रूरत होती है, इसलिए। और नेक्स्ट देखें तो इंटरप्राइज अंडरटेकिंग हैवी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो इसका इंटरप्राइज होता है तो वो क्या करता है, अंडरटेकिंग करता है हैवी प्रोजेक्ट्स, तो इसके लिए भी। तो यहाँ पे ये किसके लिए, इसके लिए सूटेबल नहीं होता, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इसकी टाइप नहीं है। बाकी की तीनों क्या है, टाइप्स किसकी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज, ठीक है। जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन भी आते हैं तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन को किस दूसरा नाम क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस कौन सी हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस इज अवेलेबल थ्रू स्पेशलिस्ट, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट की एडवाइस इसमें मिलती है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज इनहेंस्ड, ठीक है, ये भी सही है। मैनुअल वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल वर्क, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन जो करेक्ट हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी जो इसके डिसएडवांटेज नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें तो डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट हाई ओवरहेड कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क इज इनहेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्वालिटी ऑफ वर्क इज इनहेंस क्या है, इसकी एडवांटेज होती है, ठीक है, नॉट अ डिसएडवांटेज। ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, ये क्या है, इसकी एडवांटेज है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एडवांटेजेस कौन सी हैं।
तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजेस, नेक्स्ट हमारे पास रिमूव्स वीकनेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटर बैलेंस बिटवीन टाइम कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करती है, जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस होती है उसको रिमूव करती है। ठीक है, तो उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स होता है टू द चेंजेस के लिए। ठीक है, और ये बेटर बैलेंस बनाती है टाइम के बीच में, परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इनमें से कौन सा इसके डिसएडवांटेज में आता है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटीज वेल डिफाइंड एंड क्लियरली डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है डिसएडवांटेज है किसकी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। अगर नीचे की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, ये क्या है, इसकी एडवांटेज है। और प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटीज वेल डिफाइंड एंड क्लियरली डिवाइडेड, तो ये भी इसके एडवांटेजेस में आता है। तो इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द की रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पर्सन जो होता है की रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होता है, साइड इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। तो कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका क्या क्या होता है कि कोई किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर क्या होता है, प्रॉपर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर स्ट्रॉन्ग एंड ओपन, ये भी सही है। द सिस्टम इज हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज। ठीक है, तो जो फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, चीफ इंजीनियर बोलते हैं या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो जो टेक्निकल अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट के लिए उसको क्या बोला जाता है, चीफ इंजीनियर्स की होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी भी कोई लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिज़ाइन होता है, कंसेप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टडी एंड एवेल्यूएशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, इसकी कंसेप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड्स। कोई भी कंस्ट्रक्शन टीम है वो क्या इंक्लूड करती है, ठीक, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑनर होता है, इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। जो तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। ऑनर भी होता है, ठीक है, इंजीनियर भी होता है और आर्किटेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन टीम में इंक्लूड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फील्ड एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड्स। ठीक है, जो फील्ड एक्टिविटीज़ रहती है किसी इंजीनियर के लिए वो क्या इंक्लूड्स करती हैं, अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। अप्रूवल करती हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान्स बाय लोकल अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेशन को। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ वर्क एंड इंस्पेक्शन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ठीक है, जो फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं इंजीनियर की वो इंक्लूड क्या करती हैं, इन तीनों को इंक्लूड करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन प्लान्स होते हैं उसको अप्रूव करवाना पड़ता है लोकल अथॉरिटीज़ की। यहाँ पे अगर किसी भी आप साइट पर करवा रहे हो तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, तो वो पहले प्रोजेक्ट को पास करेंगी, क्लियरेंस देंगी। नेक्स्ट एस्टिमेशन क्या रहेगा उसका, देन पेमेंट ऑफ वर्क एंड इंस्पेक्शन डन बाई कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने, जब मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स बताई थी, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप बता रहा था मैं आपको, तो बताया था, आपको पता होगा कि मिलिट्री टाइप हमने किस में बताया था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बताया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जा सकता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है उसको, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। प्लानिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, डिजाइनिंग नहीं होती, डायरेक्टिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती। तो इनमें अगर बात करें तो डिजाइनिंग उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, कंट्रोलिंग वगैरह जो होता है वो भी इसी के प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, जो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, लीडरशिप, हार्ड वर्किंग, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है, तो अगर कोई गुड प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास कैसे मैनेज करना हर एक चीज़ को, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर शुड हैव। ठीक है, तो कौन सी स्किल्स होती हैं उसके पास। टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन्वेंटिवनेस जो हमारी होती है, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, ठीक है, तो उसके पास ये सारी की सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इंडेक्स जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमें इसका फॉर्मूला बताना है। तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, या इसमें जो हमारा रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे दिया हुआ समेशन W/A/N इसका फॉर्मूला रहता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, रिलेटिव इंपॉर्टेंट इंडेक्स को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। आपको रिलेशन दिया रहेगा, ये मतलब इस 4 टाइप के रिलेशन दिए रहेंगे, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन से जो है क्या है मैनेजमेंट लेवल है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरेक्टर लेवल जो है, प्रेसिडेंट लेवल, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है मैनेजमेंट लेवल हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा इसका। बेसिकली क्या होते हैं 5 जो हमारे मैनेजमेंट लेवल होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्टर लेवल होता है, प्रेसिडेंट लेवल होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लेवल रहता है, उसका फंक्शनल मैनेजमेंट लेवल रहता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल रहता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फंक्शनल मैनेजमेंट लेवल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल, डिजाइनिंग मैनेजमेंट लेवल, या नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 लेवल कौन से थे, उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है डिजाइनिंग मैनेजमेंट लेवल, तो ये इसका टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैनेजमेंट लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, हमें बताना है कि फंक्शंस बताने हैं किसके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल के। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल है उसके फंक्शंस यहाँ पे अगर देखें तो हम ऑप्शंस में गिवन है मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस, जो ठीक है जो मतलब डे बाई डे काम होते हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, ऑपरेशंस जो रहेंगे, वॉचिंग क्लोजली द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से क्लोजली उसको देखना। ठीक है, कि किस तरीके से देखना, प्रॉपर डेवलपमेंट क्या हो रही है प्रोजेक्ट की, कितना काम हुआ है, तो उसके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखना। बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ऊपर के दोनों ऑप्शन है दोनों होते हैं, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन, वॉचिंग करते हैं क्लोजली द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट को। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है कॉज नहीं है किसका, प्रोजेक्ट फेलियर का। इम्प्रॉपर प्लानिंग, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, उसके बाद इनएक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, या पोअर वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इनमें से अगर ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है पोअर वेदर कंडीशंस जो है वो क्या है, कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर नहीं है। ठीक है, बाकी जो है क्या है, देखो अगर इम्प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाएगा, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की वजह से। इनएक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो उसको तो प्रॉपर पता ही नहीं होगा किस तरीके से प्रोजेक्ट का काम करवाना है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन पोअर वेदर कंडीशंस जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट फेलियर का कॉज नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे जो हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर था हमारा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा जो चैप्टर था, तो उसके हम लोगों ने नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस करे प्रॉपर। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, तो आप मुझे इसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ही पूछ सकते हो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है।
और अगर आपको मेरी स्पीड को लेकर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने बहुत से कमेंट्स देखे थे कि स्पीड ज़्यादा रहती है सर। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्पीड कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं अभी वो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देख रहे हो कि आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसमें कुछ भी निकालने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इनको क्या है, क्वेश्चन को देखने ही आपको बना देना है, क्योंकि ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है आपकी बुक्स में, वहीं से ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इनको आपने पढ़ा होगा प्रॉपर, तो ये आपको लिए कि क्या प्रैक्टिस सेशंस हैं, ठीक है। तो आपने ये थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो आपको क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह ना इसके डीप में जाने की ज़रूरत है अपने को, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं आगे, जिसमें हमें आपको थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा इतना मतलब कि डीप में नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इसका क्या था कि प्रॉपर अगर मैं आपको हर एक लेवल को बताने की कोशिश करूँगा, तो अभी आपको पता है कि एग्जाम्स आपके बहुत पास में है, तो हमारा क्या मेन मोटिव रहने वाला है एमसीक्यू के ऊपर, किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, इन्हीं में से आई मतलब एक्सपेक्ट करो आपकी कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको जो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन्हीं में से। बाकी क्वेश्चंस जो है आपको मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर क्या है कि आपको टॉपिक्स के ऊपर कितनी कमांड है, कितना मतलब इन जो हम लोग जो कर रहे हैं एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक्स वाइज बनाने का हमारा मेन मोटिव ही यही है कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसके बाद ना मेरी वीडियो खोल के देख सकते हो कि कौन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर भी अगर आप कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हमारी न्यू वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन मिलें। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम ऑनलाइन है, लेकिन व्यूज़ इसमें बहुत कम व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं वीडियोज़ में। तो ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसको आप वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सब, ताकि जो भी बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका देने वाले हैं, या किसी के इसके लिए जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी जो क्वेश्चंस आप देखिएगा कि जो जे वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टफ नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहने वाली है वीडियो। और बीटेक और बीई के स्टूडेंट्स जो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उनके तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले हैं। तो उनको तो 100% इनमें से क्वेश्चन जो उनको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।